हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन 93 तक कंप्लीट किए हैं। हम लोग देख रहे हैं मार्केटिंग यूनिट का, जो कि कॉमर्स सिलेबस के लिए है। आप कर रहे हो अभी किस चीज का प्रिपरेशन? यूजीसी नेट के लिए। और मैं आपको एश्योर कर दूं कि आपका यूजीसी नेट नहीं, साथ में जेआरएफ भी हो जाएगा यदि आपने ये एमसीक्यू बहुत अच्छे से रीड कर लिया। ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्ट ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो रहा है तो केवल ए पे ध्यान दिया। आपको चारों ऑप्शन पे ध्यान देना है और आपको चारों ऑप्शन को समझना है। जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 तक कंप्लीट था, 94 का दिख रहा है। हम 94 में देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 94 दे रहा है, हाउ मेनी पी आर देयर इज मार्केटिंग मिक्स ऑफ द सर्विस। कितने पी मार्केटिंग सर्विस के लिए है? तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, जबकि जो मार्केटिंग मिक्स के लिए जितना पी रिक्वायर्ड है वो प्रोडक्ट के लिए होता है। प्रोडक्ट के लिए कितना होता है? प्रोडक्ट के लिए आपका होता है 4P। ठीक है, लेकिन सर्विस की बात करें तो सर्विस में हो जाता है 4 प्लस, जो प्रोडक्ट वाला 4 है प्लस 3 और ऐड हो जाते हैं, ऐसे करके 7P होते हैं। इसमें ऑप्शन 7 नहीं था, इसके लिए इसको 4 वाले को करेक्ट किया गया है, जबकि इधर ऑप्शन होना चाहिए था 7 होना चाहिए। तो 7 में क्या क्या आएगा आपका? 4 तो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको ध्यान रखना चाहिए, वो आपका प्राइस है, प्रोडक्ट है, आपका प्रमोशन है, प्लेस है। 4 आपका पी था जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब सर्विस के लिए कौन सा? तो चारों ये जो प्रोडक्ट के लिए होते हैं। सर्विस के लिए और कौन सा गया? फिजिकल एविडेंस, पीपुल और प्रोसेस। ये 3 और ऐड कर देंगे तो वो सर्विस के लिए पी हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोलता है? 95 बोलता है कि एट व्हाट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इज मैक्सिमम। मतलब कौन से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कौन सा स्टेज ऐसा आता है जहां पे आपका एक्सपेंस सबसे ज्यादा होता है? देखो आप क्या करते हो कि जब स्टार्ट करते हो ना किसी प्रोडक्ट को, तभी आपका R&D एक्सपेंस सबसे ज्यादा आता है, आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सबसे ज्यादा आता है। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे, प्रारंभिक अवस्था में 4, आपको ये तो ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल 4 स्टेज होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी, सेकंड आपका ग्रोथ, थर्ड आपका मैच्योरिटी स्टेज, और उसके बाद में डेक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका सबसे ज्यादा खर्चा कहां पे होता है? प्रारंभिक अवस्था में। तो उत्पाद जीवन चक्र के प्रथम चरण प्रारंभिक अवस्था में, जब उत्पाद एकदम नया होता है, इसकी बाजार में कोई पहचान तो होती नहीं है। इसके लिए उत्पाद की पहचान बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम चलाना पड़ता है। इस अवस्था में विज्ञापनों पर एक भारी भरकम राशि खर्च करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रारंभिक चरण होगा, जो इंट्रोडक्शनरी स्टेज होगा, उस पे प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा खर्चा लगेगा एडवर्टाइजमेंट बेसिस पे। फिर ये 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑल ट्रेडमार्क आर क्या होते हैं? ऑल ट्रेडमार्क ब्रांड होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट तो होता ही है, सेलिंग अल्टीमेट ये कोई सेंस नहीं है। तो ऑल ट्रेडमार्क आर ब्रांड। इसमें आप ना ब्रांड को किससे प्रोनाउंस करोगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। ट्रेडमार्क एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सभी ट्रेडमार्क ब्रांड होते हैं। एक ट्रेडमार्क एक पहचानने योग्य प्रतीक वाक्यांश है, शब्द या प्रतीक है, जो किसी विशिष्ट उत्पाद को दर्शाता है और कानूनी तौर पर इसे अपनी अलग पहचान बताता है। क्या होता है? जैसे आप बोलोगे ट्रेडमार्क ये दिखाता है भाई कि ये स्पेसिफिक गुड्स है, ये सभी प्रोडक्ट से अलग है। ये सभी, जैसे सपोज करो कि लक्स है, तो ये नहाने की साबुन सब है, लेकिन इसमें लक्स स्पेसिफाइड है, ये अलग ही है। तो ऐसे वो एक अलग पहचान दिलाता है। और लीगली तरीके से भी जाए, क्योंकि लक्स का कोई और साबुन नहीं बना सकता। जिसके पास में लक्स का जो ट्रेडमार्क है वो उसी को ही बना सकता है, लक्ष्य वाली कंपनी बना सकती है। ट्रेडमार्क को आमतौर पर बौद्धिक संपदा एक रूप माना जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना जाता है। ब्रांड ही वह प्रतीक है, चिन्ह, नाम, शब्द या लोगो जिससे किसी कंपनी या विशिष्ट उत्पाद को यह पहचाना जाता है। जब इसका अर्थात ब्रांड का पंजीयन ट्रेडमार्क एक्ट में होता है, यह ब्रांड से ट्रेडमार्क बन जाता है। ब्रांड से क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क। तो ऑल ट्रेडमार्क आर ब्रांड।
सबसे पहले वो क्या होता है, ब्रांड होता है। उसको जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका ट्रेडमार्क बन जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा शून्य संविदा है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा, कौन सा है? एक पक्षीय संविदा? नहीं, ये तो वॉइड नहीं है, तो ये वॉइड नहीं है। ठीक है, ऐसी संविदा जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो, ये राइट। जब तक विधि द्वारा परिवर्तनीय हो वो वॉइड नहीं हो सकती, लेकिन जो विधि द्वारा, जो लीगल, जिसका लीगल स्वरूप ही नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या हो गया आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसको हम लोग इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं कर सकते। जो ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ मीन्स लॉ द्वारा वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा शून्य संविदा है? ये हमारा बी पॉइंट होगा। देखो, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ये भी आ जाता है, लेकिन आपका जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं हो, जो सीज टू बी इन्फोर्सिबल लॉ हो जाए, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 3-4 चीजें पढ़ लेते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम धारा 2J शून्य संविदा अधिनियम को परिभाषित करती है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करती है। जो संविदा विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो वह शून्य हो जाती है जब वह विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती है। ठीक है, भारतीय संविदा अधिनियम में बहुत ऐसे करार होते हैं जो नैतिकता या लोकनीति के विरुद्ध होते हैं, इसके लिए वो शून्य हो जाते हैं। कुछ संविदा सर्जन के समय से ही शून्य होते हैं, मतलब उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करना ही पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो शून्य वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही है। जबकि कुछ संविदा परंतु बाद में कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो स्टार्टिंग में तो आपका लीगल होता है, लेकिन उसके बाद में किसी कारण की वजह से वो असंभव हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो वह प्रभाव रहित हो जाता है, मीन्स इसके ऊपर दोनों पक्षकारों के ऊपर कोई अधिकार या दायित्व नहीं रह जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इंटरसेक्शन 2J के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 क्या देख रहे हैं कि ये बोल रहा है कि सुमेलिखित कीजिए, मीन्स ए के सामने कौन सा आना चाहिए? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किसका होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो आपका ए किससे बिलोंग करता है? 2 से। सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिजोलेशन, किसका डिजोलेशन होने के बाद में सेल ऑफ डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, फिर क्या बोले, बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज, किसका? शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, राइट है। प्रोमिसरी नोट, बचत पत्र, किसका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये इसके सामने, ए के सामने आपका 2 नंबर आएगा, लिस्ट सूची 2 से 2 नंबर, बी के सामने आपका आएगा 3 नंबर, और सी के सामने आपका आ जाएगा 4 नंबर, और डी के सामने आपका आ जाएगा 1 नंबर। ठीक है, तो ये कौन से में है ऐसा हम लोग देख लेते हैं। ये आपके ए पॉइंट में है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। 99 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है? क्षतिपूर्ति धारक हकदार नहीं है। द इंडिमिनिटी होल्डर इज नॉट एंटाइल्ड टू, किस चीज का एंटाइल्ड नहीं रखता है वो? किसी मामले में जिसके लिए वचन लागू है के संदर्भ में किसी वाद में सभी क्षतियां जिसका भुगतान करने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है, उसका तो हकदार है वो। किसी ऐसे वाद का बचाव करने में सभी लागत जिसका वहन करने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है, राइट है, उसको बाध्य किया जा सकता है जितना उसको लीगल सूट वगैरह के लिए पैसा लगा। ऐसे वाद के किसी समझौते की शर्तों के अंतर्गत पूरी राशि जिसका भुगतान उसने किया है, ये भी बात करेक्ट है। फिर लास्ट क्या है? भारतीय देयताओं के लिए क्षतियां जो निरपेक्ष, डैमेज फॉर लायबिलिटी इनकर्ड विच इज नॉट एब्सोल्यूट, ये इसके लिए वो हकदार नहीं है, तो हमारा आंसर डी करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से को व्यवस्थित रूप से कीजिए। स्थापित क्रम मीन्स पहले कौन सा आना चाहिए?
क्रम वाइज कीजिए। देखो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले क्या होता है, ऑफर होता है। ऑफर का क्या होता है, एक्सेप्टेंस, मींस एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को ऑफर देती है, वो सामने वाली पार्टी उसको यदि एक्सेप्ट कर ले तो उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो सबसे पहला 1, नंबर 2, नंबर 3, और यदि कॉन्ट्रैक्ट को किसी पार्टी के कारण वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब किसी भी कारण से उन्होंने कोई शर्तों का पालन नहीं किया तो वो हो जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे क्रम होता है कि पहले ऑफर होता है, फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो एक्सेप्टेंस बन जाता है। थर्ड, वो जब एक्सेप्टेंस हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और लास्ट, यदि कॉन्ट्रैक्ट को किसी कारण से उसकी शर्तें पूरी नहीं की जाए तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इन सबको भी देख लेंगे। भारत में संविदा कानून, संविदा अधिनियम 1872 में निहित है। यह अधिनियम संविधाओं के निर्माण, निष्पादन, प्रवर्तन से संबंधित सामान्य सिद्धांतों एवं क्षतिपूर्ति एवं गारंटी से संबंधित गिरवी तथा वितरण एजेंसी विशेष प्रकार की संविधाओं से संबंधित नियम निर्धारित करता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले ठहराव होता है जिसमें प्रस्ताव तथा स्वीकृति होती है। तत्पश्चात संविदा भंग तथा संविदा का पालन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक का डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो प्रॉमिस होता है उसका क्या होता है, और सबका बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं कि किसका क्या होने वाला है। ठीक है, तो प्रस्ताव, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी काम को करने अथवा न करने के संबंध में अपना विचार इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस व्यक्ति की सहमति में प्राप्त हो जाए तो कहा जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे के सम्मुख, भाई मैंने बोला ये पेन 5 रुपए में लोगे क्या, तो ये ऑफर है सामने वाले को, जिसके सामने मैं बोल रहा हूं कि ये लोगे क्या 5 रुपए में, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ऑफर हो गया। अब सामने वाला इसको बोलेगा कि हाँ मैं ले लूंगा, तो ये स्वीकृति हो गई। स्वीकृति किसको बोलेंगे, वह व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव किया गया है उसके प्रति अपनी सहमति दे देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है। एक प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है तो वह प्रॉमिस कहलाता है। वो क्या हो जाता है, प्रॉमिस कहलाता है। और कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा करार जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो, संविदा कहलाता है। जो इन्फोर्सिबल बाई लॉ हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। और जो आपका इन्फोर्सिबल बाई लॉ नहीं हो उसको हम लोग बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग किसको बोलेंगे, जो एक पक्षकार के इच्छा पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और दूसरे की इच्छा पे नहीं हो सकता। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करार जो उसके एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय है। इन्फोर्सिबल बाय लॉ किसी एक पक्षकार की इच्छा हो तो हो सकता है, किंतु दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय, मतलब दोनों जो ऑफर देते हैं उसके पास और एक्सेप्टर के पास, दोनों के पास में ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, वो चाहे तो नहीं होगा। तो दोनों पक्षकार के पास में ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उसको इलीगल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल करा सकता है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब नहीं संपन्न होता है तो उसको क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आता है, यहाँ पे आ गए अपन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम या लिखित में शामिल, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, डिमांड ड्राफ्ट है, प्रोमिसरी नोट है, लेकिन म्यूचुअल फंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। 102, प्रेस रिलीज इज ए पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा या बोले प्रेस रिलीज हुआ है तो किससे रिलेटेड होता है, वो पब्लिक से रिलेटेड होता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप इज नॉन एज मार्केटिंग प्लानिंग। विपणन नियोजन कहलाती है। विपणन व्यूह रचना विकास किस नाम से भी जाना जाता है, एक और नाम है क्या, मार्केटिंग प्लानिंग। तो सी पॉइंट है हमारा। 104 क्या बोलता है, 104 बोलता है एक कंपनी के प्रमोशन मिक्स की संरचना इनसे होती है। किससे होती है, ये सी पॉइंट है। एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस। विज्ञापन, व्यक्तिगत बिक्री और विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क और जनसंबंध।
इनसे संबंधित क्या होता है, एक कंपनी के प्रमोशन मिक्स की संरचना की जाती है। मींस प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस प्रमोशन का कैसे कैसे मिक्सअप हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट उसमें शामिल हो सकता है, पर्सनल सेलिंग हो सकता है, सेल्स प्रमोशन हो सकता है, पब्लिसिटी हो सकता है और पब्लिक रिलेशंस भी हो सकते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन, विज्ञापन सॉरी विज्ञापन बजट निश्चित करने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं तार्किक है। ऑब्जेक्टिव एवं टास्क मेथड, जिसके अंदर हम लोग उद्देश्य एवं कार्य विधि को करते हैं कि कौन सा, विच मेथड ऑफ द सेटिंग एडवर्टाइजमेंट बजट इज मोस्ट साइंटिफिक एंड लॉजिकल। तो कौन सा है, ऑब्जेक्टिव एवं टास्क मेथड। एक व्यवसाय में विज्ञापन बजट निश्चित करने की सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं तार्किक पद्धति उद्देश्य एवं कार्य विधि पद्धति है। इस विधि के अंतर्गत कंपनी विज्ञापन के उद्देश्य को निर्धारित करती है एवं रणनीतिक तरीके से निर्धारण परिणाम को प्राप्त करने में सफल होती है। अब बजट कौन बनाता है, अप्रूव कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट। और कॉस्ट एक्टिविटी आर बजटेड, एक्टिविटी टू बी अचीव, ऑब्जेक्ट आर प्लान और प्रमोशन ऑब्जेक्टिव आर सेट। तो ऐसे सेटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोलता है, क्रेता के व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे पहले कौन होता है। देखो, फैमिली के मेंबर होते हैं, जो क्योंकि एक फैमिली के अंदर अलग अलग टाइप के माइंड के लोग रहते हैं, उनका अलग अलग तर्क रहता है हर चीज के पीछे। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंस कौन करेगा, सबसे पहले बायर को इन्फ्लुएंस करने वाला उसका फैमिली रहेगा। तो उपभोक्ता व्यवहार विश्व की समस्त विपणन क्रियाओं का केंद्र बिंदु उपभोक्ता होता है। आज विपणन के क्षेत्र में जो कुछ भी किया जा रहा है उसके केंद्र में कहीं ना कहीं उपभोक्ता है। उपभोक्ता व्यवहार से आशय उपभोक्ता की उन क्रिया एवं प्रतिक्रियाओं से है जो किसी उत्पाद को क्रय करने या उपयोग करने के दौरान उससे पहले या बाद में करता है। उपभोक्ता समाज का ये एक अंग है। समाज में रहकर प्रत्येक उपभोक्ता पलता है एवं बड़ा होता है, अतः इसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करने वाला प्राथमिक समूह परिवार ही होता है। परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, उसमें प्रत्येक सदस्य का क्रय निर्णय भी अलग होता है तथा परिवार के एक सदस्य का क्रय निर्णय दूसरे सदस्य के क्रय निर्णय को प्रभावित कर सकता है। होता है ना आपके घर में, जैसे आपने बोला नहीं इस ब्रांड का हम लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे, सामने वाले आपके भाई ने बोला नहीं ये अच्छा नहीं आता है, दूसरा परचेज करेंगे, तो आपके फैमिली मेंबर, आपके जो माइंड सेट है, आपके परचेजिंग पावर है या परचेजिंग डिसीजन है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला कौन होता है उसमें सबसे पहला फैमिली होता है। लक्ष्य विपणन, टारगेट मार्केटिंग इज क्या है, the final step in the target marketing, market positioning। ठीक है। विज्ञापन की प्रभावशीलता मापने के लिए अधिकांश धन किस पर खर्च किया जाता है। अधिकांश खर्च किस पे किया जाता है, विज्ञापनों का पूर्व निरीक्षण, प्री टेस्टिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को हम लोग पहले टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर ही हमारा सबसे ज्यादा खर्चा हो जाता है। किसी कंपनी का इस सबसे ज्यादा खर्चा इसमें हो जाता है। फिर ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की सीमा के बाहर आता है। देखो न्यूज़पेपर ये बाहर ही आता है, इसमें कोई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में इसके ऊपर नहीं जा सकते, तो ये बाहर आएगा। सर्विस प्रोवाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस, ये भी बाहर आएगा। बैंकिंग सर्विस कवर्ड है, तो हम लोग बोलेंगे दोनों ए एंड बी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, नीचे दिए गए कानूनों में से कौन सा कानून भारतीय विपणन वातावरण का हिस्सा नहीं है। 1940 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है हमारा, जो कि विपणन वातावरण का हिस्सा है। तो ये है, सॉरी लेकिन हमारा प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1958 ये नहीं है। द मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 69 नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा कि कौन सा हिस्सा नहीं है, तो आपका बी एंड सी नहीं है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11111
सॉरी, उपभोक्ता के व्यवहार का सबसे व्यापक एवं गहन प्रभाव डालने वाला घटक कौन सा होता है? कल्चर होता है। द फैक्टर द extract the broadest and deepest influence on the customer behavior is culture. ठीक है, किसी उपभोक्ता के व्यवहार एवं सबसे व्यापक एवं गहन प्रभाव उसकी संस्कृति का पड़ता है, क्योंकि वह उसके सबसे बहुत ज्यादा नजदीक और उसमें ही सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है। कौन एक बाजार के वितरण तंत्र का अव्यय नहीं है? देखो, इस इन्वेंट्री है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, वेयर हाउसिंग है, तो इसका मतलब सप्लाई चेन नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है कौन इसका चेन का एलिमेंट नहीं है। 113 क्या बोल रहा है? 113 बोल रहा है आधुनिक विपणन में वितरण मध्यस्थ के निम्नलिखित में से कौन से कार्य अधिकतम महत्व अर्जित करते हैं? कौन से करते हैं? देखो, मार्केटिंग, प्रीशियर कम्युनिकेशन नहीं, प्राइस नेगोशिएशन नहीं, सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, पर्याप्त स्कंद मात्रा नहीं है, लेकिन गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। क्योंकि देखो, आपको प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप मार्केट के से अंदर है ना इंफॉर्मेशन गैदर करो। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कौन सा कस्टमर, कितने कस्टमर जो मार्केट के अंदर इस चीज का डिमांड कर रहे हैं, उनका रुचि क्या चल रहा है, उनका फैशन क्या चल रहा है, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपका आधुनिक विपणन कार्य के अंतर्गत बाजार से संबंधित सूचना को एकत्रित करना एवं उनका विश्लेषण करना वितरण मध्यस्थता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इस कार्य के माध्यम से भावी क्रेताओं एवं उनके द्वारा मांगे जाने वाली वस्तु के सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। आपका क्वेश्चन नंबर 114 सॉरी, भारत में किस कीमत निर्धारण प्रणाली की अनुमति नहीं है? देखो, पेनेट्रेशन है, स्कीमिंग है, आपने अभी देखा था, लेकिन ये प्रीडेटरी शिकारी कीमत निर्धारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो 114 नंबर पे आपका सी नंबर करेक्ट। 115 क्वेश्चन, व्हाट इज द मास मार्केटिंग? मास मार्केटिंग क्या है? सभी उपभोक्ताओं को एक जैसे उत्पाद एवं विपणन मिश्रण पेश करना। तो आपका करेक्ट आंसर यही है कि सभी उपभोक्ताओं को एक जैसे उत्पाद तथा विपणन मिश्रण पेश करना ही आपका मास मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, इन ब्रॉडर सेंस मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स होता है मार्केटिंग मिक्स के अंदर या मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर? प्रोडक्ट, प्राइस, फ्लैश, प्रमोशन, तो ये तीनों कवर्ड है। तो आपका ये हो जाता है आपका डी पॉइंट कि ऑल के लिए उसने बोला है, तो आपका ऑल कर देना है आपको। नॉन स्टोर मार्केटिंग में सम्मिलित है क्या क्या? नॉन स्टोर मार्केटिंग में क्या क्या सम्मिलित है? घर घर की बिक्री, वीपीपी, वेंडिंग मशीन, तो ऑल ऑफ द अबव, तीनों चीजें आ गई। क्वेश्चन नंबर 118, विच टर्म आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली इन द मार्केटिंग लिटरेचर? विपणन साहित्य में किन शब्दों को प्राय अंतर्बदल रूप में उपयोग किया, मतलब एक दूसरे में एक्सचेंज कर लिया जाता है, इंटरचेंजेबल कर लिया जाता है? ये आपका ओरिएंटेशन, कॉन्सेप्ट, फिलोसफी, इन सबको आप इंटरचेंजेबल कर सकते हो। इनमें देखो, ये आपका था कॉन्सेप्ट, ये करेक्ट था, फिलोसफी करेक्ट था, लेकिन मेथड गलत था। आपका कॉन्सेप्ट सही था, लेकिन आपका अप्रोच गलत था, टेक्निक गलत था। इसमें फिलोसफी सही था, आपका कॉन्सेप्ट सही था, लेकिन सिस्टम गलत था। तो आपका एकदम से करेक्ट आंसर कौन सा था? सी। ई मार्केटिंग क्या है? ई मार्केटिंग से क्या मीनिंग निकल सकता है? इंटरनेट के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय सही है, इंटरनेट के द्वारा वस्तुओं का क्रय सही है, इंटरनेट के द्वारा वस्तुओं का विक्रय, सब सही है। तो डी ऑप्शन। ई मार्केटिंग क्या बोला जाता है? इंटरनेट के द्वारा वस्तुओं का क्रय और विक्रय। और ये दो चीजें तीन ऑप्शन में बांट के देख के रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किसमें सेवा विपणन त्रिकोण के 3 तत्व शामिल है? कौन कौन किसमें है? देखो, सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल में क्या क्या है? 3 एलिमेंट, एक तो मैनेजमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए और कंज्यूमर होना चाहिए, ये तीनों सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 121, इसमें क्या बोला है? जब
उत्पादों को दुकान के भीतर ही प्रदर्शित करके किया गया इस विज्ञापन विधि को, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुकान के अंदर ही किसी चीज को लगाया गया हो, डिस्प्ले किया हो गया हो और उसी को एडवर्टाइजमेंट हम लोग बोल रहे हैं। वो कौन सा एडवर्टाइजमेंट है? वो आपका एडवर्टाइजमेंट है अंतः विज्ञापन। आपका कौन सा है? अंतः विज्ञापन। एक जिला फॉर्म उपभोक्ता शिकायत प्राप्त कर सकता है क्षतिपूर्ति। अभी देखो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कितने का कर सकता है? 1 करोड़ से नीचे का जितना भी क्लेम होता है उसका कौन सुनता है? जिला डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। और स्टेट कमीशन कितने का सुनता है? 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का। और आपका नेशनल कमीशन कितने का सुनता है? 10 करोड़ से ऊपर का। लेकिन इसमें ऑप्शन आपका मैक्सिमम कौन सा है? 5 लाख रुपए। तो हमें 5 लाख को करेक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास में ऑप्शन था ही नहीं भाई 1 करोड़ से नीचे का, क्योंकि 1 करोड़ से तो चारों नीचे है। तो आप बोल सकते हो जो मैक्सिमम अमाउंट होगा उसको आप सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि 1 करोड़ के अंदर का मैक्सिमम अमाउंट है उसको सिलेक्ट करना चाहिए आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 ये बोल रहा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कौन सा मनाया? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रीय जो इंडिया का है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, जो कि 24 दिसंबर 1986 के दिन राजीव गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन 1 जुलाई 1987 से ये लागू हुआ था। तो आपको क्या देखना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को माना जाता है और इंटरनेशनल मीन्स विश्व का ग्लोबलाइजेशन बेस पे हम लोग देखें तो ये डे कौन से दिन को माना जाएगा? 15 मार्च को। व्यवसायिक उद्देश्य की समुचित परिभाषा क्या होती है? नए ग्राहकों का सृजन करना, नए ग्राहकों को ढूंढना, निकालना। ठीक है। पैकिंग लागत क्या है? देखो पैकिंग लागत क्या है? विपणन से संबंधित है। तो आपका क्या हो गया? वितरण लागत हो गया। पैकिंग लागत कौन सा आ गया आपका? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब ये बोल रहा है कि सूची 1 में से 2 में से मिलान कीजिए। देखो आपका ये कॉस्टिंग वगैरह देखा है तो आपको पता ही रहेगा कि जैसे आपका डायरेक्ट वेजेज है जो कि मूल लागत में आता है। ठीक है। पैकिंग है जो आपका आ जाता है बिक्री लागत में। ठीक है। कानूनी व्यय है जो आपका कार्यालय व्यय में आ जाता है और डेप्रिसिएशन आपका इसमें आ जाता है कारखाने फैक्ट्री कॉस्ट में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा विनिमय नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? घरेलू उद्योगों का संरक्षण, निर्यात संवर्धन और विनिमय दर से स्थिरता। तो हम लोग ये इसमें देख लेते हैं उद्देश्य क्या क्या है, नियंत्रण के उद्देश्य क्या क्या है, क्योंकि ये तो इसमें तो कोई करेक्ट ऑप्शन दिया नहीं था, इसमें ऑप्शन डी करना पड़ता था कि इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग डी कर सकते इसमें कि कोई नहीं है। हम लोग देखेंगे उद्देश्य कौन कौन सा था। विनिमय दर समता बनाए रखना, राजस्व की प्राप्ति करना, वेदात्मक व्यापार की व्यवस्था करना, उद्योग धंधों को संरक्षण देना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, भुगतान संतुलन को ठीक करना, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना, आर्थिक विकास करना, प्रतिशोध, विदेशी नियंत्रण तथा राशि पतन का निराकरण करना, पूंजी निर्यात को रोकना, आर्थिक आयोजन को सफल बनाना, निर्यात संवर्धन करना और घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना। तो इनमें से ऑप्शन कोई नहीं था, तो इसको हम लोगों ने डी ऑप्शन को करेक्ट किया। विज्ञापन की विधियां कौन से? टेलीविजन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, रेडियो के द्वारा कर सकते हैं और न्यूज़पेपर के द्वारा कर सकते हैं। तो ऑप्शन हम लोग डी को करेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है मार्केटिंग का यूनिट। तो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, आपका 128 एमसीक्यू हो गया है। तो मेरी मानो तो ये 128 एमसीक्यू बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से आप इसको समझ लेना। कम ही एमसीक्यू तो हो सकता है, तो आप 2 से 3 बार देख लीजिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि आपका 10 इस यूनिट से 10 क्वेश्चन आएगा तो 10 का 10 ही आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूँ 7 से 8 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनके पूरे जैसे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट भी साथ में बताया तो उन सबको भी आपने समझ लिया। तो आपके डिटो क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी भी डिटो क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं ये नहीं बोलता यही क्वेश्चन रिपीट होने वाले, यही कॉपी पेस्ट होके आने वाले हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसको आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कर लोगे यदि आप लोगों ने 128 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लिया है। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग का है, 2 से 3 घंटे आपने एक बार ये पूरा जैसे 3-4 वीडियो मैंने डाला है तो वो सारा मिला के 2 घंटे का मुश्किल से रहेगा। आप इनको अच्छे से देखो
और 2-2 घंटे आपको 4 घंटा लगाना पड़ेगा केवल इसको। एक बार 2 घंटा पहले देख लो, फिर रिवीजन के टाइम पे वापस देख लेना। अभी तो आपके पास में एटलीस्ट कम से कम 1 महीना जरूर है एग्जाम के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़ते रहिए और ऐसे ही सफल होते रहिए। आपका नेट जेआरएफ पक्का होगा, ये आप विश्वास बनाइए रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास आप खुद पे रख सकते हो और किसी पे नहीं। थैंक यू वेरी मच।